बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस ने चुनावों का ऐलान किया है। उसके बाद से लगातार इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं जो दिखता है कि मोहम्मद यूनुस की मुश्किलों को बढ़ाती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस बीच मोहम्मद यूनुस पूरी इस कोशिश में है कि उन्होंने चुनाव का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन किसी भी तरीके से चुनाव टल जाए, किसी भी तरीके से चुनाव ना हो, इसकी मोहम्मद यूनुस पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक खबर जो मोहम्मद यूनुस के दिलों की धड़कनों को बढ़ा सकती है वो ये है कि शेख हसीना बांग्लादेश में वापसी कर सकती हैं। आवामी लीग के वरिष्ठ नेता ओबैदुल कादर ने यह सनसनीखेज दावा किया है कि शेख हसीना जल्द बांग्लादेश वापस आ रही हैं। वो बहुत जल्द स्वदेश वापसी करेंगी। शेख हसीना लोकतंत्र की बहाली के लिए संघर्ष करेंगी। बांग्लादेश में राजनीतिक संकट गहरा गया है, ये बात ओबैदुल कादर ने कही और उनका कहना है कि इसी राजनीतिक संकट को दूर करने के लिए अब शेख हसीना बांग्लादेश में वापसी को तैयार हैं। यूनुस का एजेंडा है भारत की छवि को खराब करना। इस बात का जिक्र भी ओबैदुल कादर ने अपने इस बयान में किया, जिस बयान में उन्होंने यह दावा किया है कि शेख हसीना बहुत जल्द बांग्लादेश वापस आ रही है। एक तरीके से वो मोहम्मद यूनुस को खबरदार कर रहे हैं कि यूनुस खबरदार हो जाओ, क्योंकि शेख हसीना वापसी के लिए तैयार हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि सबसे बड़ा डर भी मोहम्मद यूनुस का यही है कि शेख हसीना कहीं बांग्लादेश वापस ना आ जाएं, इसलिए उन पर तमाम तरह के सैंक्शंस लगाए गए हैं। दुनिया भर के दर्जनों केसेस उनके ऊपर दर्ज किए गए हैं। लेकिन इस बीच बड़ा डेवलपमेंट यह है कि शेख हसीना बांग्लादेश में वापसी को तैयार हैं और यह जानकारी खुद उनकी पार्टी आवामी लीग के एक बड़े नेता ने दी है। तो बांग्लादेश में जो राजनीतिक संकट चल रहा है उस बीच आवामी लीग के वरिष्ठ नेता ओबैदुल कादर ने एक सनसनीखेज दावा किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की कार्यवाहक सरकार के अधीन देश अप्रत्याशित संकट से जूझ रहा है। ऐसे में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जल्द वापस बांग्लादेश लौटेंगी और लोकतंत्र की बहाली के लिए वो यही बांग्लादेश में आकर संघर्ष करेंगी। कादर वर्तमान में एक अज्ञात स्थान पर छुपे हुए हैं, जहां से एक इंटरव्यू उन्होंने दिया और इस इंटरव्यू में बताया कि बांग्लादेश में जो मौजूदा हालात हैं वो विदेशी साजिश का नतीजा हैं। उनका इशारा चीन और पाकिस्तान की तरफ था। उनका यह कहना है कि इस विदेशी साजिश का मकसद है कि हसीना को सत्ता से हटाना और लोकतांत्रिक ताकतों को दबाना था, जिसमें वो पूरी तरह से एक वक्त पर कामयाब हो गए थे। उनका यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब देश में अशांति और अस्थिरता का माहौल है। कादर ने कहा कि 5 अगस्त 2024 देश के लिए एक काला दिन था, जब हसीना को सत्ता से हटाकर देश में अस्थायी सरकार बनाई गई थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि इसके बाद से बांग्लादेश में जो आम जनता है वो डर के साए में जी रही है और वो इंतजार कर रही है बेहतर दिनों का। उन्होंने कहा कि लोग अब खुलेआम ये कह रहे हैं कि शेख हसीना के शासन में देश कहीं बेहतर स्थिति में था। मौजूदा संकट में चरमपंथी ताकतें हावी हो चुकी हैं देश में और लोग चाहते हैं कि एक स्थिरता उनको मिले, एक स्थिर माहौल उनको मिले, और इसीलिए लोग भी कह रहे हैं कि शेख हसीना को बांग्लादेश में और बांग्लादेश की सत्ता में वापस आना चाहिए। कादर ने आरोप लगाया कि जो मौजूदा अंतरिम सरकार है उसके प्रमुख नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस का एजेंडा भारत की छवि खराब करना और बांग्लादेश के लोकतांत्रिक संस्थानों को ध्वस्त करना है। और ये एग्जैक्टली नजर भी आ रहा है। जब से बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनी है, शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ के गई है, उसके बाद से कई ऐसी चीजें हुई हैं जिसमें ये यूनुस का जो एजेंडा है वो साफ नजर आता है। क्योंकि हमने देखा था कि देश में जगह जगह लाउड स्पीकर से नारे भी लग रहे थे कि इस्लामिक शासन यहां पर हो, कुरान से यहां का शासन चले। उसके बाद पाकिस्तान से करीबी हुई मोहम्मद यूनुस की, वो पाकिस्तान जो एक वक्त पर कट्टर दुश्मन हुआ करता था, वो पाकिस्तान जिसने बांग्लादेश की आज़ादी के समय हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा था, 3 लाख महिलाओं के बलात्कार उस दौरान हुए थे, उस पाकिस्तान से बांग्लादेश ने दोस्ती कर ली। अपने जो संस्थापक थे बांग्लादेश के, शेख मुजीबुर रहमान, जिनको बंगबंधु कहा जाता था, उनकी विरासत को पूरी तरह से खत्म किया, उनका नामो निशान मिटाने की कोशिश की, पाठ्यक्रम से उनके नाम को हटाने का प्रयास किया। इन सारी घटनाओं का जिक्र ओबैदुल कादर ने किया है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह दिया कि शेख हसीना वापसी कर रही हैं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजन जम्वाल साहब जो सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट हैं, अरविंद सिंह तेजावत जी विदेश मामलों के जानकार हैं, और डॉक्टर विमल कुमार शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले ब्रिगेडियर जम्वाल, मैं आपके पास आ रहा हूं। कई बार इस तरह की बातें सुनने को मिली हैं कि शेख हसीना वापस आ रही हैं और शेख हसीना वापसी के प्रयास भी कर रही हैं, और शेख हसीना लगातार बीच बीच में चाहे वर्चुअल माध्यम से ही सही,
लेकिन बांग्लादेश में अपनी पार्टी के लोगों से जुड़ती रही हैं। अब ऐसे में जब चुनाव का ऐलान हो चुका है तो बाहर से बैठकर तो वो कुछ कर नहीं सकती हैं। तो क्या ये जो दावा है बांग्लादेश की आवामी लीग के बड़े नेता अब्दुल कादिर का, इसको हम सही माने कि शेख हसीना बांग्लादेश में वापसी कर सकती हैं? क्योंकि परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं हैं, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए, कोई भी परमानेंट सोल्यूशन बांग्लादेश का शेख हसीना की वापसी के बिना संभव नहीं है। अगर शेख हसीना को एक्सक्लूड करके इलेक्शन कराए भी जाएं तो मतलब ये बेसिकली फ्रॉड इलेक्शन होंगे एंड इनका कोई औचित्य नहीं होगा। ये वेस्टर्न पावर्स भी समझती हैं, ये चाइना भी समझता है और बांग्लादेशी ये खुद ये समझते हैं। बट यूनुस जो अभी इस वक्त बांग्लादेश के कर्ता धर्ता बने हुए हैं, खुद अनइलेक्टेड है, खुद इनका कोई जनमत नहीं है। ये इनकी पुरानी हिस्ट्री है शेख हसीना के खिलाफ। और जिस प्रकार उनके आने के बाद बांग्लादेश में हिंदू विरोधी और भारत विरोधी ये सारी कार्रवाइयां शुरू हुई हैं, उसका कोई समाधान नहीं है, वो रिकंसिलिएशन पॉसिबल नहीं है। और भारत के साथ रिकंसिलिएशन के बिना बांग्लादेश का वजूद संभव नहीं है। अब उनका इकोनॉमिक डाटा देख लो। ये बेसिकली टेलरिंग इकोनॉमी थी जो पूरे मतलब दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए टेलरिंग का काम करते थे, कपड़े सीते थे। हालांकि जूट काफी ज्यादा कॉटन बांग्लादेश में काफी होता है, बट जितनी उनकी इंडस्ट्री थी वो उसका सिर्फ 25 से 30% लोकली आता था। बाकी कहां से आता था? भारत की यार्न मिल से आता था। सारी इंडस्ट्री अभी ये भारत में शिफ्ट हो चुकी है। खाली एक्सपोर्ट जो अकेला जो एक्सपोर्ट बांग्लादेश करता था भारत को, वो मछली करता था, ठीक है ना, उसके बिना हमारा गुजारा है। पर भारत से वो बिजली से लेकर हर चीज पे डिपेंडेंट है। जब से हमने बिजली बंद कर दी है, बेसिकली नॉन पेमेंट इशू पे, इवन जो अदानी के जो प्लांट थे उन्होंने भी बिजली बंद कर दी है, बेसिकली नॉन पेमेंट इशू पे, क्योंकि पैसे देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। उधार देना हमने बंद कर दिया है। दूसरा, हमने बॉर्डर्स पे काफी सख्ती कर दी है एंड वी आर नॉट अलाउइंग जो इलीगल इमिग्रेशन चल रही थी पहले, वो अभी बिल्कुल बंद कर दी है। ऊपर से इनको पुशबैक कर रहे हैं, जो भी आइडेंटिफाई हो रहे हैं हमारे अलग अलग शहरों में बांग्लादेशी घुसपैठिए, हम उनको पुशबैक कर रहे हैं, जिसके ऊपर वो काफी शोर मचा रहा है बांग्लादेश इस वक्त की ये गैर कानूनी है, वो अनवेरीफाइड लोगों को हमारे अंदर धकेल रहे हैं, ये है वो है। पर एंड ऑफ द डे उसके बारे में कुछ कर नहीं सकता। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को लेकर धमकी दी, उन्होंने हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेके धमकी दी कि हम उसको ब्लॉक कर देंगे, ये वो। पर वो सारी कोरी धमकियां हैं। दे नो कि वो खुद कितने वनरेबल हैं। इनफैक्ट उनकी दो चिकन नेक्स हमारे हाथ में है इस वक्त। वो छोटी सी 20 किलोमीटर वो अरक्कन के पास, मतलब थोड़ा सा है, पूरा उनका चिटागोंग डिस्ट्रिक्ट कट जाएगा। इवन सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ब्रॉडर करने के हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं। तो ये सब बांग्लादेश को पता है, बांग्लादेशियों को भी पता है। अभी जब ये जो जनून था शुरू का वो ठंडा हुआ, थोड़ा सा कम हुआ, अब उनको होश आ रही है कि भैया खाली जनून से काम नहीं चलता, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, और ये कहां से आएगा, पैसे कहां से आएंगे? पेज नहीं मिली है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। पैसे नहीं है तो कहां से लेंगे? उधर से यूएस ने भी ओपनली जो फंडिंग थी वो बंद कर दी है। चाइना कभी किसी को फ्री में कुछ देता नहीं है, वो हमेशा उधार देता है। उधार देने के लिए इनके पास कुछ गिरवी रखने को नहीं है। एंड इंडिया ने भी अपनी रेड लाइन डिक्लेयर कर दी है। तो इन सब प्रॉब्लम का एक ही हल है कि भाई अगर शेख हसीना वापस आए, न्यूट्रल इलेक्शन हो, बिल्कुल न्यूट्रल इलेक्शंस हो, उसके बाद जो भी जीत के आए वो भारत से बात करे। बिकॉज भारत से बात किए बिना, भारत से सुलह किए बिना बांग्लादेश के हालात ठीक होना बहुत मुश्किल है। ये बांग्लादेशियों को अभी समझ आ गया है और इसी संदर्भ में शेख हसीना की वापसी की बात हो रही है। ऐसा नहीं है बिना कारण शेख हसीना को 1.5-2 साल हमने अभी अपने पास रखा है। हमको भी पता है कि फाइनल सोल्यूशन में मेजर पार्टी है उनकी, एंड उसके बिना इलेक्शन संभव नहीं है। अगर होंगे तो ये फ्रॉड इलेक्शन।
ठीक है, अरविंद सिंह तेजावत साहब, फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो बांग्लादेश में इस वक्त तो संभावना बहुत कम दिखती है, और शेख हसीना के लिए यही मौका भी है, क्योंकि अगर इलेक्शन हो गए और यूनुस ने अपनी मर्जी की सरकार वहां पर बना ली तो फिर उनका जो वापसी का सपना है बांग्लादेश की सत्ता में, बांग्लादेश में, वो फिर लंबे समय के लिए गया समझो। तो यही मौका उनके पास भी। रोहित साहब, ये बात तो सच है आपने जो कही है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ये हैं कि ये बहुत ही साहसिक कदम होगा। हालांकि ये शेख हसीना की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है, उनके पार्टी के किसी वरिष्ठ आदमी का आया है। तो एक तो ये है, क्योंकि देखिए परवेज मुशर्रफ साहब भी जब वापस लौटे थे तो उनको अपनी जान बचाने के लाले पड़ गए थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया था, और फिर बाद में समझौते के तहत वो बड़ी मुश्किल से उस समस्या से बाहर आए थे। शेख हसीना का भी कुछ कुछ ऐसा ही हो सकता है। पर अगर पर्दे के पीछे भारत की, अगर वहां के जो टॉप लीडरान है या जिनके पास अभी ताकत है, हुक्मरान है, उनसे अगर कोई बात हुई है कि शेख हसीना को भेजेंगे और आप कुछ नहीं करेंगे, या अगर करेंगे तो भारत का क्या रिएक्शन होगा, या इंटरनल लेवल पर भारत सरकार की अगर शेख हसीना से कोई बात हुई है और उन्हें किसी भी प्रकार के समर्थन की बात हुई है, तो मुझे लगता है कि उनका वहां जाना कुछ सुरक्षित हो सकता है। पर भी फिर भी सुरक्षा की कोई पूरी गारंटी नहीं है। तो ये वाकई अगर ऐसा है तो बहुत ही साहसिक कदम है, और हमें ये देखना पड़ेगा। एक दूसरी बात जो जामवाल साहब की, क्योंकि उनकी कंटिन्यूटी में बात चल रही थी, इसलिए मैं नोटिस ले लेना चाहता हूँ। एक तो ये है कि डिप्लोमेटिक रूप से ये कहना ये ठीक नहीं है कि भारत का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसको चौड़ा करने के ऑप्शंस हैं, क्योंकि ये कोई अंतर्राष्ट्रीय समुदाय या खुद भारत के लिए बहुत सारी डिप्लोमेटिक इश्यूज पैदा कर लेगा। तो एक तो हमें ध्यान देना। एक दूसरा ये कि बांग्लादेश की डिपेंडेबिलिटी को ओवर एसेस करना भी डिप्लोमेटिक हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि वो एक प्रभुसत्ता संपन्न देश है, और हमारे ऐसे रिएक्शन के कारण वहां एक भय का माहौल पैदा होता है, वहां की जनता में भी और वहां की लीडरशिप में भी। तो ये चीज ध्यान देने वाली है। एक और मैं चीज एड ऑन कर लेना चाहता हूँ कि दरअसल ये पाकिस्तान और चीन ये जानते हैं कि बिना उनके इलेक्शन फेयर नहीं होंगे, पर उनकी ये मंशा है ही नहीं, क्योंकि चीन और पाकिस्तान किसी भी तरीके से इस पूरी प्रक्रिया के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। पर हाँ, एक चीज जो अंत में मैं एड ऑन कर लेना चाहता हूँ कि प्रमुख विपक्षी दल जो उस समय, जिनको शेख हसीना ने बहुत ही अलोकतांत्रिक तरीके से इलेक्शन से बाहर किया था, और खालिदा जिया की पार्टी के बगैर इलेक्शन हुए थे, जो डेमोक्रेटिक तरीका नहीं था, उसी पार्टी ने आज शेख हसीना के लिए बोला है कि थोड़े दिनों पहले, कुछ महीनों पहले का ये खालिदा जिया का स्टेटमेंट है कि उनके बगैर इलेक्शन फेयर नहीं हो पाएंगे। ये यूनुस साहब से कहा है। तो ये अपने आप में काफी बड़ी बात है, और ये बात सच भी है कि अगर वो वाकई लोकतांत्रिक मूल्यों को संरक्षण देना चाहते हैं तो उन्हें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। बात को मैं ऐसे समाप्त करता हूं कि वो जो मूवमेंट हुआ था वो पॉपुलर मूवमेंट था, उसमें विदेशी भूमिका कितनी थी। और एक और खास, जो रोहित साहब आप तो इस चीज को समझते होंगे कि बहुत सारी चीजों को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, और यह भी एक कंस्ट्रक्शन है कि खालिदा, जो शेख हसीना की जो पॉपुलैरिटी है वो कम हो गई है। हो सकता है ये केवल कंस्ट्रक्शन हो, जब वे इलेक्शन में जाए तो बहुत भारी बहुमत से वापस आए, तो हमें इसका भी ख्याल करना। ठीक है। डॉक्टर विमल कुमार शर्मा, जिन कॉन्सिक्वेंसेस का जिक्र अभी अरविंद सिंह तेजावत जी ने किया वो हैं कॉन्सिक्वेंसेस, उसको तो कोई इनकार नहीं कर सकता वहां पर, क्योंकि बहुत सारे केसेस शेख हसीना के अगेंस्ट दर्ज हैं। वहां से मंचों से, खुले मंच से नारे लग रहे थे कि शेख हसीना को फांसी दो, और बांग्लादेश लगातार ये कोशिश भी कर रहा था कि शेख हसीना को किसी भी तरीके से वापस लेके आए और बंदी बनाकर या तो उनको जेल में डाल दें या फांसी पर लटका दें। इस तरह की इंटेंशन है वहां की अंतरिम सरकार की और वहां का जो कट्टरपंथी जमाती है उनकी। लेकिन क्या इन कॉन्सिक्वेंसेस के बीच आपको शेख हसीना की वापसी की संभावना दिख रही है बांग्लादेश में, जैसा कि उनकी पार्टी के नेता लगातार दावा करते रहे, इससे पहले भी दावा करते रहे हैं और अब फिर दावा किया जा रहा है? देखिए, इस पूरे राजनीतिकरण में अगर आप देखेंगे तो एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, यदि उनके पार्टी के नेता बाहर आकर इस बात को रख रहे हैं जनता के बीच में, तो कहीं ना कहीं आवामी लीग का जनाधार तो है। और अब्दुल कादर के बयान से आवामी लीग का ये आत्मविश्वास झलकता भी है कि शेख हसीना वापसी करके जनता के बीच में फिर से लोकतंत्र की लड़ाई कर सकती है। और बांग्लादेश में कहीं ना कहीं किसी एक बड़े वर्ग में आज भी हसीना जी की लोकप्रियता
बनी हुई है और ये बात देखने को ही मिलती है विभिन्न इंटरव्यूज के माध्यम से, वहाँ के मीडिया कवरेज के माध्यम से। ये बात क्लियर स्पष्टता के साथ दिखाई देती है कि हाँ, आज भी जनता वहाँ पर लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखती है और हसीना जी को वापसी वहाँ पे चाहती है। साथ ही साथ इस सब पूरे उससे अगर देखने को मिलेगा तो ये पता चलता है कि लोकतंत्र की बहाली पर भी वहाँ के लोग भी और नेता भी वहाँ पर पूरा जोर दे रहे हैं, क्योंकि हसीना जी के लौटने से एक चुनी हुई सरकार बनेगी जिसके जरिए लोकतंत्र को एक स्थिरता प्रोवाइड कराई जा सकती है, एक स्थिरता आने में मदद मिल सकती है। इससे अंतरिम सरकार जो अभी यूनुस जी की है उसमें जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जो की कंपैरिजन में ज्यादा भरोसे के साथ विदेशी जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी काम कर पाएंगे, चाहे IMF हो, चाहे भारत हो, चाहे और देश हो। एक चुनी हुई सरकार पर ज्यादा भरोसा कर पाते हैं अपितु की एक थोपी गई सरकार पर। और कहीं ना कहीं जब एक चुनी हुई सरकार होगी तो उसमें ये बात भी स्पष्ट हो जाएगी कि अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी उसमें मिलेगा और कहीं ना कहीं भारत भी उस पक्ष में फिर खड़ा होगा।